हेलो गाइस, वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको ईटीसी और ईटीएस दोनों नाम से ही इसको कहना सही होगा, ठीक है ना। दो अल्टरनेट नेम है इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो ईटीसी है या फिर ईटीएस है, ये कहाँ पे होती है। बेसिकली ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये आप जो देख रहे हो, ये बेसिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाली है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनर स्पेस, ठीक है ना। इसको हम लोग कभी कभी इंट्रा मेम्ब्रेनर स्पेस भी कह देते हैं। तो ये हो जाएगी IMS, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना है कि यहाँ पे बेसिकली होती क्या है। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होती है, मतलब वेरियस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब कैसे कैसे होती है, कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे बेसिकली 5 तरह के कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं, जिसको हमने नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 में बेसिकली होती क्या है, इसमें बेसिकली NADH+H+ इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली होती है NADH+H+, ये ऑक्सीडाइज होके बनता है NAD+, ठीक है। और FAD, ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, इसमें FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है। तो जो FADH2 है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके बन जाता है FAD+, या फिर FAD, अगर हम लोग सिर्फ लिखें तो FAD। उसके बाद में आती है थर्ड वाली। थर्ड कॉम्प्लेक्स में बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे कोई भी एज सच कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कोई होती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स 4 में एक केमिकल रिएक्शन होती है, वो है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन काम में आएगा और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे होती है बेसिकली H+ प्लस हाफ O2, ठीक है ना। 2H+ प्लस हाफ O2, और यहाँ पे बन जाएगा वाटर, ठीक है। और इस लास्ट रिएक्शन में ये बेसिकली ATP की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे जो है ADP प्लस IP बनती है ATP, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले क्या होता है कि इस पूरे पाथवे में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट होती है। इलेक्ट्रॉन्स जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, तो वहाँ पे क्या होती है कि एनर्जी डिसिपेट होती है। और ये जितने भी आप प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं, ये सब बेसिकली प्रोटॉन पंप्स हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये सब प्रोटॉन पंप्स हैं, या फिर प्रोटॉन 3 को भी हम लोग प्रोटॉन पंप की तरह ले सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इन सभी कॉम्प्लेक्स से होते हुए गुजरती है तो एनर्जी डिसिपेट होती है। अब ये जो तीनों पंप्स हैं 1 3 एंड 4, वो लोग इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और मैट्रिक्स से कुछ हाइड्रोजन के आयंस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या फिर इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस में वो रिलीज कर देते हैं। तो यही बेसिकली होती है पाथवे, वैसे वैसे चलती है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी दिखा देते हैं। मैं रेड एरो से दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। ऐसे करके मूवमेंट चलती है, फिर वो चलती है यूबी क्विनोन में जाती है ये इलेक्ट्रॉन।
साइमल्टेनियसली यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो भी जाती है यूबिक्विनॉन में ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यूबिक्विनॉन से उसके साथ ही हाइड्राइड बनती है और हाइड्राइड से चली जाती है साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी में जाती है, वहाँ से FeS, फिर साइटोक्रोम C1, वहाँ से साइटोक्रोम C में, फिर वहाँ से आ जाएंगे कॉपर A, फिर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम E3, कॉपर B और फाइनली यहाँ पे। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, हमने रेड एरो से दिखा रखा है। तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है वहाँ वहाँ पे आपकी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो ये सभी प्रोटॉन कॉम्प्लेक्सेस क्या करती हैं, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके प्रोटॉन को पंप कर देती है इनटू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है। इसको आप ज़रा ध्यान में रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगी कि इस स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम अ प्रोटॉन ग्रेडियंट विल डेवलप अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इस ग्रेडियंट को हम लोग कभी कभी प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को कभी कभी हम लोग प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कह देते हैं, मतलब होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसको आप ध्यान में रखेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। अब देखिए ये पीएमएफ बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है। जब प्रोटॉन के कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गई और एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो चुका है या फिर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो चुका है, तब कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का काम वहाँ से शुरू होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन्स है इनर मेम्ब्रेन इस स्पेस में जितने भी प्रोटॉन्स कंसंट्रेटेड हो चुके हैं वो लोग क्या करेंगे, फिर से मैट्रिक्स में डिफ्यूज़ हो जाएंगे और उस डिफ्यूज़ करवाने के लिए जो चैनल चाहिए वो चैनल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 बेसिकली एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल है, मतलब वो प्रोटॉन के डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब डिफ्यूजन होगी तो यहाँ पे क्या होती है, इस M1 जो सब यूनिट है, जो F1 सब यूनिट है इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की, इसमें क्या होती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती है। मतलब ये जो एंजाइम पार्ट है ये वाला एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव होता है तो यहाँ पे क्या होती है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके ATP प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज ATP वो इसी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं ATP फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं। तो चलिए उसके बारे में ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर 3 दैट इज साइटोक्रोम C रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 इज cytochrome C oxidase and complex number 5 is ATP synthase या फिर इसको ATPase भी कहते हैं, ATP synthase या फिर इसको ATPase भी कहते हैं, या फिर इसको F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, या फिर इसको फर्नांडेज
मोरैन पार्टिकल भी कहते हैं, फर्नांडीज मोरैन पार्टिकल भी इसको कह देते हैं कभी कभी। तो ये नाम को आपको ज़रा याद रखना है। तो ये सभी होते हैं बेसिकली इसके सब यूनिट। अब इस प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि FMN, FES, FAD, FES, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, FES, फिर कॉपर A, कॉपर B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ठीक है, तो हमें एक बात देखना है कि यहाँ पे बेसिकली कन्फर्मेशनल चेंज होती है। अगर आप बात करोगे इस चीज़ की, यहाँ पे ही होती है कन्फर्मेशनल चेंज। जब हम लोग ATP सिंथेसिस की बात करेंगे तो इसमें ही कन्फर्मेशनल चेंज होगी। कन्फर्मेशनल चेंज होती है इसमें, ठीक है। और याद रखिएगा हर 2 प्रोटॉन्स के लिए एक ATP की मॉलिक्यूल सिंथेसिस होती है, ठीक है। हर 2 प्रोटॉन के लिए एक ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब चलिए एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग आती है कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब भी कोई इनहिबिटर की बात करते हैं, आपने बहुत अच्छे से नाम को सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा साइनाइड पॉइजनिंग एक फेनोमेना एक ऐसी होती है जिसमें कि आदमी बहुत जल्दी मर जाता है या बहुत जल्दी वो फैटेलिटी होती है उसमें। तो बेसिकली उसमें क्या है कि साइनाइड पॉइजनिंग इतनी डेंजरस क्यों है। तो चलिए देखते हैं एक बार साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो साइनाइड पॉइजनिंग क्या करता है कि आपके पास में ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है उसको वो ब्लॉक कर देगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रही है पूरे सिस्टम से, ठीक है ना। जब तक आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करोगे तब तक ये प्रोसेस नहीं चल पाएगी। प्रोसेस को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा ताकि कॉम्प्लेक्स 4 का जो फंक्शन है वो बहुत मेजर है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 को वो ब्लॉक कर देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATP सिंथेसिस स्टॉप्स, ठीक है, ATP सिंथेसिस स्टॉप्स। अच्छा, इस टाइप के इनिबिशन को जो कहते हैं, ये जो एंजाइम इनिबिट कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी कहा जाता है। मतलब ये उसका एक एग्जांपल है और क्या, ठीक है। अच्छा, तो एक बार हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये जो मैंने रेड से लिख रखा है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसको आप प्रोटॉन के साथ कंफ्यूज मत कर देना, ये इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और एक बार एक लास्ट में हम लोग दिखा देते हैं कि बेसिकली इसका फंक्शंस क्या क्या है। हर एक कॉम्प्लेक्स का फंक्शन एक बार समरी में लिख देते हैं, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस आपको याद होगा ये क्रेब्स साइकिल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कहाँ पे काम आता है, जब हम लोग सक्सिनेट या फिर सक्सिनिक एसिड से जब हम लोग फ्यूमेरिक एसिड बनाते हैं तब इसका रोल होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन, मतलब IM इनर मेम्ब्रेन एंड नॉट इन मैट्रिक्स। ये क्रेब्स साइकिल का वन एंड ओनली ऐसा एंजाइम है जो कि इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है और ये मैट्रिक्स पे फ्रीली नहीं है। क्रेब्स साइकिल के बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं, चाहे आप से सेकोनिटिस लेते हो, आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेस लेते हो, और भी बाकी जितने टाइप के हैं, या फिर डीकार्बोक्सिलेज हम लोग लेते हैं, वो जितने भी एंजाइम्स हैं सभी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं फ्रीली। लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एक ऐसा एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का जो कि इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है और ये मैट्रिक्स में नहीं मिलता, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन इसके भी एक एक्सेप्शन है, बट इन एनेरोबिक प्रोकैरियोट्स, सॉरी एनारोबिक कह रहा हूँ, एरोबिक प्रोकैरियोट्स it is found in
मैट्रिक्स। अगर हम लोग एरोबिक प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स पे ही मिलेगा, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस अगर हम लोग जनरली बात करेंगे एरोबिक यूकैरियोट्स के लिए तो ये इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है, मैट्रिक्स में लेकिन ये नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंस हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जनरली कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते, इसलिए वहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट वहाँ पे डेवलपमेंट का एक अदर मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस ये हमें मैट्रिक्स में ही मिलता है। मैट्रिक्स मतलब जो फ्लूइड है उसमें मिलता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहाँ पे तो मीसोजोम जनरली काम करते हैं रेस्पिरेशन का, तो मीसोजोम के जो फ्लूइड पार्ट है, मैट्रिक्स हो, स्ट्रोमा हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे ये हमें जनरली देखने को मिलता है। अब चलिए मैं आपको कुछ इसके जो ये जितने भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके जितने भी सब यूनिट हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसमें 2 कॉपर सेंटर हैं, कॉपर ए एंड कॉपर बी, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कॉपर ए एंड कॉपर बी। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ऑफ ईटीएस जिसके पास 2 कॉपर सेंटर है या फिर 2 मेटालिक सेंटर है, तो आपको समझ जाना है कि वो साइटोक्रोम से ऑक्सीडेज के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो चलिए जितने भी कुछ प्रोटीन के सब यूनिट है उसके मैं एक बार लिख देता हूँ फुल फॉर्म। अगर हम लोग NADH+H+ की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं निकोटिनामाइड, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, हाइड्राइड। अगर हम लोग NAD+ की बात करेंगे तो उसका नाम होगा निकोटिनामाइड, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, बस हाइड्राइड नहीं होगा। ठीक है, FAD की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं कहूँगा फ्लाविन, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड। FADH2 की अगर मैं बात करूं तो उसका हम लोग कहेंगे फ्लाविन, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, हाइड्राइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आता है FMN होता है फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं FEH तो हो गया। FEH बेसिकली वो है आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद में साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, ये सब साइटोक्रोम के टाइप्स हैं। ठीक है ना, ये सब टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम होते हैं ये सब। ठीक है ना, अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे यूबीक्विनॉन, अच्छा इसका मैं लिख देता हूँ एक बार, इसको यूक्यू जो है ना, यूक्यू को कहते हैं यूबीक्विनॉन, इसको कहते हैं यूबीक्विनॉन। ठीक है, और UQH2 का मतलब हो जाएगा हाइड्राइड, बस और कुछ नहीं, इसका हाइड्राइड। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ जानने का है कि यहाँ पे यूबीक्विनॉन का काम क्या है, यूबीक्विनॉन और साइटोक्रोम सी। सबसे पहले बात देखिए, यूबीक्विनॉन और साइटोक्रोम सी काम करते हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह। ठीक है, यूबीक्विनॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैरी किया और खुद बना यूबीक्विनॉन हाइड्राइड, वो प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है, इसलिए बन गया यूबीक्विनॉन हाइड्राइड। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया साइटोक्रोम बी को। ठीक है, सिमिलरली साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C ने एक इलेक्ट्रॉन उठाया, तो साइटोक्रोम C आपका हो गया इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा कि अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन है,
इलेक्ट्रॉन कैरियर आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सभी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन पंप, तो वो बेसिकली 3 है, 1, 3, 4, ठीक है, 1, 3, 4 वो प्रोटॉन पंप है और इलेक्ट्रॉन कैरियर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 सभी इलेक्ट्रॉन कैरियर ही हैं। और ये आपको पता है कि एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल, ये बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखिएगा। और साइटोक्रोम सी एक इसको हम लोग डिस्क्राइब करते समय कहते हैं कि ये एक स्मॉल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, मतलब इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इसको ध्यान रखिएगा, आउटर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन पे है ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो UQH2 है, ये बेसिकली यूबीक्विनोन जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। यूबीक्विनोन रिड्यूस हो चुका है, तो इसको हम लोग कभी कभी यूबीक्विनॉल भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कीटोन का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो अल्कोहल होता है, तो इसको हम लोग कभी कभी इसको हम लोग यूबीक्विनॉल भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड यूबीक्विनॉल, ठीक है। तो इसको हम लोग रिड्यूस्ड यूबीक्विनॉल कहते हैं, या फिर इसको यूबीक्विनॉल हाइड्रेट भी कहते हैं, या फिर इसको यूबीक्विनॉल भी कहते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो को पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू मस्ट ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट माई एवरी लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोज़ ऑन द चैनल। Till then, keep studying and stay tuned.